तो यार बिजनेस करना है तो बिजनेस करते टाइम अपन को एक बात ध्यान में आती है कि यार हमेशा क्या हर सारे सारे जितने भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं या कोई भी स्टार्ट करता है क्या सारे बिजनेस सक्सेसफुल हो जाते हैं? तो आपने बोला नहीं सर। तो क्या सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं? तो ऑब्वियस है, हमेशा हर बिजनेस इसी थॉट के साथ स्टार्ट होता है कि यार ये बिजनेस ना बेस्ट टू बेस्ट रन करेगा एंड आई थिंक इसकी प्रॉफिटेबल रहेगा। सो ऑल दो हमें बोला जाता है कि आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, आइडियल सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं। तो ऑल दो वी हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स, वी हैव टू फॉलो द सम लाइक सर्टेन गाइडलाइंस व्हिच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स। ओके, हम बात कर सकते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर किया है विच इज टू बी नोन एज द प्रिंसिपल। एंड वो प्रिंसिपल हम कहीं ना कहीं यहाँ पे आज समझने वाले, डिस्कस करने वाले एंड देखने वाले कि इन प्रिंसिपल का मतलब क्या था और इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजों पर आज बात होगी एंड बात होगी बच्चा कि जो दो एक्सपर्टीज या दो एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें जो हमारे सिलेबस में है उसमें एक एक्सपर्ट हेनरी फ्यूल्स, उसको लेकर के उनके जो प्रिंसिपल थे वो सारी चीजों को हम यहाँ पे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दिस इज मेहताब आलम योर कॉमर्स एजुकेटर एंड चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं बच्चा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल्स। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एग्जैक्ट लाइक पर्सन की अगर हम बात करें भाई पर्सन थे कौन एंड क्या उनकी कुछ चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हेनरी फ्यूल्स थे कौन एंड हेनरी फ्यूल्स क्या थे राइट। तो हमने सबसे पहले हेनरी फ्यूल्स इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चा हमारे लिए। ये बात इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमसे पूछा जाता है कि भाई हेनरी फिल्स को क्या बोला जाता है, हेनरी फिल्स को क्या बोल के रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो हेनरी फिल्स को जनरली बोला जाता है बच्चा फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इज इट फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी इन्होंने दी है। तो बच्चा दो तरह की थ्योरी, एक होता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं मॉडर्न को रिप्लेस कर सकते हैं जनरल से भी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है तो भैया आप बोलोगे फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी हमारे हेनरी फिल्स को ही बोला गया है। और एक और टर्म होता है बच्चा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या होता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है बच्चा एफ डब्ल्यू टेलर को। इज इट? तो ये वाले थॉट्स आपको क्लियर होने चाहिए सबसे पहले। अब उसके बाद हमने क्या बोला कि इन्होंने एक नया परसेप्शन दिया है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को, यानी जो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसको लेकर के इन्होंने एक थ्योरी रिप्रेजेंट करी है एंड वो थ्योरी ने एक नया परसेप्शन दिया कि हाँ यार मैनेजमेंट अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इनके प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करने चाहिए हमें एंड बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो मैं आपको बोलूंगा आगे बढ़ने से पहले कि इन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो हमारे सिलेबस में हमें इनके 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। कितना? 14 प्रिंसिपल्स हमें कवर करने हैं जिन 14 प्रिंसिपल्स में हम बात करेंगे एंड बहुत बेसिक तरीके से यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। हमसे बोला गया बच्चा ही इंट्रोड्यूस द जनरल थ्योरी दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट। तो कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है कि क्या जो हेनरी फिल्स ने जो अपने प्रिंसिपल्स दिए क्या वो टॉप लेवल के लिए हैं, चाहे वो मिडिल लेवल के लिए, क्या वो लोअर लेवल के लिए, तो योर आंसर विल बी सर इट इज इंप्लीमेंटेड इन ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल्स व्हिच विल बी अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इज इट? या अवेलेबल इन द मैनेजमेंट कि जितने भी लेवल होते हैं मैनेजमेंट के वो सारे ही लेवल्स पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेनरी फिल्स का प्रिंसिपल जो है वो वर्क करता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड थिंग्स की यही वाला जो थ्योरी है इन्होंने जो जनरल थ्योरी दी थी बच्चा, इसी जनरल थ्योरी की वजह से भी इनको जनरल फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन होगा भाई? हेनरी फिल्स। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन होगा? हेनरी फिल्स। ओके, तो ये थॉट्स आप क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ही Organized to maximize management efficiency today fails theory is practiced by management to organize and regulate the internal activities of an organization। तो भाई आप बोलोगे सर प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फिल्स जो थे जो दिए इन्होंने ये ज्यादा किस तरह के काम के लिए बेनिफिशियल था? तो ये इंटरनल वर्क के लिए कि मैनेजमेंट इंटरनली कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट को इंटरनली किस तरह से डील करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बताया गया हेनरी फिल्स के थ्रू एंड वो चीजें हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड आई थिंक इसकी जिनका मेन बेनिफिट अगर आप पूछो कि हेनरी फिल्स के प्रिंसिपल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है ना वो एफिशिएंट हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट? कि जब हम बोलते हैं बाय यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज जनरेटिंग अ मैक्सिमम आउटपुट, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मिनिमम इनपुट को यूज करके अगर आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करते हो तो दिस सर्कमस्टांसेस दिस इज कंसिडर्ड एग्जांपल ऑफ एफिशिएंसी कि मैनेजमेंट हमारा एफिशिएंट हो गया है जहां पे हम कॉस्ट सेविंग का या बेनिफिट ले पाते हैं। राइट? तो ऑल दो आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग एक एक प्रिंसिपल पे बात करते हैं एंड एक ही प्रिंसिपल समझते हैं डिटेल में। पहला प्रिंसिपल क्या कहना चाहते थे भाई हेनरी फिल्स? हेनरी फिल्स कहना चाहते थे बच्चा कि अगर एक बड़ा टास्क है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर मैनेजमेंट को बहुत सारा काम करना है, एक मैनेजमेंट का एक बड़ा टास्क है, मैनेजमेंट के लिए अगर एक बड़ा कोई टास्क है यानी कोई भी एक टास्क है भाई है ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
कोई भी टास्क है, इज इट? तो उस टास्क को बच्चा आप क्या करो, उस टास्क को एक पर्सन को ना दो, उस पर्सन को वो टास्क को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एंड डिवाइड करके 4-5 पर्सन को या जितने भी पर्सन वहां पे रिक्वायर्ड है उन तक आप पहुंचा दो। यानी एक बड़े टास्क को छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टास्क में आप क्या कर दो, क्लासिफाइड कर दो, इज इट? तो क्या बोला जाता है बच्चा, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, जॉब एंड ईच वर्क इज डन बाय अ ट्रेन स्पेशलिस्ट विच लीड्स टू अ ग्रेटर एफिशिएंसी। कि जब आप एक बड़े से टास्क को छोटे छोटे टास्क में क्लासिफाइड कर देते हो और वो छोटे छोटे टास्क एक पर्सन सिंगल पर्सन परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे आपका वो काम एफिशिएंट हो जाएगा। तो क्या सिखाया हेनरी फिल्स ने अपने फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल में? तो हेनरी फिल्स कहना चाहते थे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क है वो डिवाइड हो जाना चाहिए, एंड डिवीजन या आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क बोल दो कि भाई वर्क को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, एंड उसको जितनी भी जगह से, यानी हम बोल सकते हैं एक सिंपल सा काम जो कोई एक पर्सन कर रहा था, अगर वहां पे एफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो अगर आपको लगता है कि वहां पे 4-5% रिक्वायर्ड है, उन 4-5% को वो काम बांट दो एंड आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे केस स्टडीज जब आएंगे तो आप ये पूरा थॉट आपको क्लियर रहेगा और आप इजीली इसका आंसर मार्क कर दोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा, एक और प्रिंसिपल की बात करते हैं, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ हमारा यहां पर हेनरी फिल्स कहना चाहते थे कि मैनेजमेंट के अंदर जिस भी पर्सन के पास ऑथोरिटी है, या जब भी कोई काम को डेलीगेट किया जाएगा, कभी कोई काम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बांटा जाएगा, तो इस सिनेरियो में, इस थॉट में आपको एक बात का ध्यान रखना है। किस बात की बात कर रहा हूं बच्चा, किस बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे यहां पे बोलूं क्लियरली। तो यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिंपल सी बात है, जब भी कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को सौंपी जाए, जब भी किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को सौंपी जाएगी ना, तो इस बात को ध्यान से समझे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ऑथोरिटी भी देनी चाहिए। यानी बेसिकली बोला गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि काम को कंप्लीट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सामने वाले को आपने ट्रांसफर कर दी। असाइन ऑन टाइम, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। क्या बोला गया कि जहां पे जब आप किसी को कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, तो साथ ही साथ में उसके साथ ऑथोरिटी भी देना चाहिए। तो ये सेकंड प्रिंसिपल था बच्चा, नोन एज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट अगर हम आज बात करें बच्चा थर्ड, तो थर्ड था बच्चा प्रिंसिपल, कि मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रिंसिपल। और सॉरी, प्रिंसिपल में भी डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल। कौन सा वाला प्रिंसिपल? डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन हमें क्या बोलता है भाई, डू एंड डोंट। कि भाई क्या आप कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आपको क्लियरली मेंशन कर देना है। क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके नहीं कर सकते हो, आपको वी हैव टू क्रिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स फॉर इन लाइक फॉर दिस इज टू बी अवेलेबल इन द मैनेजमेंट। यानी कि जो भी पर्सन अवेलेबल है मैनेजमेंट के अंदर, उनके ऊपर कुछ रूल्स लागू होने चाहिए, एंड वो रूल्स उनको बताना चाहिए कि भाई क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर कर सकते हो और क्या चीज आप कभी भी नहीं कर सकते हो। यानी कि सर बेसिकली बोला जाता है, इट इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बाय द सबऑर्डिनेट्स, डिसिप्लिन रिक्वायर्ड गुड सुपरविजन एट ऑल द लेवल, क्लियर एंड फेयर आर्गुमेंट्स एंड जुडिशियस आपको होना चाहिए। यहाँ पर किसी का कुछ गलत हो रहा है, आप उसको ठीक करो, आप उसके लिए जजमेंट दो, आप उसके लिए फेयर रहो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। गॉट? तो डिसिप्लिन जब भी वर्ड आ जाएगा तो डू एंड डोंट। अगर किसी काम को करने से रोका गया है और आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, तो ये आंसर विल बी भाई प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन विच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय दी हेनरी फिल्स। करेक्ट? तो ये थर्ड प्रिंसिपल है। चौथे प्रिंसिपल के बारे में बच्चा अगर हम बात करें, तो चौथा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा, यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, क्या होता है भाई यूनिटी ऑफ कमांड? तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है बच्चा, जब सिंपल सी बात है कि एक पर्सन के ऊपर एक ही पर्सन की ऑथोरिटी हो। यानी अगर मैं में किसी जगह भी किसी भी लेवल पे काम कर रहा हूं, तो मेरे को ऑर्डर देने वाला पर्सन एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरे 4-5 रिपोर्टिंग मैनेजर है, वो भी मुझे आके कोई काम सौंप रहा है, सामने वाला भी मुझे कोई काम सौंप रहा है, ये भी मुझे आके काम सौंप रहा है, तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हर एक के ऊपर एक पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, कि जब भी आप अपने मैनेजमेंट को बनाओ और मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर रेडी करो, तो स्ट्रक्चर रेडी करते टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा कि इट इंप्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। अगर कोई भी किसी का भी काम उसको क्लियर है, ठीक है ना, उसका रोल उसको क्लियर है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर इसका रिपोर्टिंग मैनेजर होना चाहिए, जो उसको काम सौंपेगा, जो उसको इंस्ट्रक्शंस देगा और वो उसी की सुनेगा। अगर किसी और को भी इससे कुछ काम करवाना है, तो पहले उसको इसको बताना पड़ेगा एंड फिर ये अप्रूव करेंगे, तो फिर इसके पास काम आएगा। यानी हर एक इंसान के ऊपर एक ही कमांड होनी चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई कि एक सिंगल पर्सन की अगर आप 4-4 सुपीरियर रखोगे, तो वो काम कभी भी एफिशिएंट नहीं हो पाएगा और कभी वो काम इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। एंड द थिंग इज की कंपनी को लिमिट या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा इंस्टेड ऑफ की पॉजिटिव इंपैक्ट मिले। इज इट? तो हमें बोला गया हेनरी फिल्स ने कि इस प्रिंसिपल को भी फॉलो करना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड, कि जब भी आप स्ट्रक्चर रेडी करो, जब भी आप बोलते हो ना ऑर्गेनाइजेशन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट करना, तो इसको जब आप क्रिएट करोगे तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऑर्डर शुड बी लाइक given by the single person only to the subordinate, is it a single superior to the subordinate? okay, तो ये वाला क्लियर है हमारा। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होगा भाई,
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? तो डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर एक टीम के अंदर 5 लोग हैं, अगर एक कंपनी के अंदर 5 डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो सब लोगों का गोल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सब लोगों का गोल जो है ना, आप हो सकता है सबका इंडिविजुअल गोल अलग हो। इंडिविजुअल गोल का मतलब होता है इन द सेंस कि अगर सेल्स की टीम वर्क करी, सेल्स का अपना कुछ काम है, प्रोडक्शन का अपना कुछ काम है, मार्केटिंग का अपना कुछ काम है, बट सारे ही गोल को, सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल गोल्स को इंटीग्रेट करके हमें फोकस होना पड़ेगा टुवर्ड्स अ सिंगल ऑब्जेक्टिव या सिंगल गोल। इज इट? तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। This ensure unity of action and coordination. This ensure unity of action and coordination, यानी कि बेसिकली अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लान है भी तो आप उसको इंटीग्रेट करो एंड इंटीग्रेट करो टुवर्ड्स अ सिंगल गोल या टुवर्ड्स द मेन ऑब्जेक्टिव विच इज टू बी अचीव बाय विच इज लाइक ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू अचीव इट बेसिकली। इज इट? तो ये वाला थॉट आप लोगों को क्लियर रखना है एंड आई थिंक मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय दी हेनरी फ्यूल्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कि सारे ही इंडिविजुअल्स का जो थॉट प्रोसेस है वो टुवर्ड्स अ मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए विच इज टू बी डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इज इट? चलिए भाई, तो ये हमारा था नेक्स्ट प्रिंसिपल। आगे हम बढ़ते हैं और अपने अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय? तो ये बहुत इजी थे प्रिंसिपल्स हैं कि हेनरी फिल्स चाहते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मैनेजमेंट का गठन हो, मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट किया जाए, तो उस टाइम पर जिन भी एम्प्लॉइज को आप लेके आते हो उनकी सैलरी उनको उनकी फेयर होनी चाहिए एज पर द मार्केट नॉर्म्स। कि जो मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव सैलरी आप वो प्रोवाइड करो। अगर कोई ज्यादा काम करे तो आप ओवर टाइम के कुछ ऑप्शंस रखो इन फॉर्म ऑफ मॉनिटरी। एंड द थिंग इसकी अगर कोई खराब काम करे तो वहां पे भी आप देखो क्या हो सकता है भाई। तो बेसिकली एम्प्लॉय को अगर फेयर रेमुनरेशन मिलेगा, रेमुनरेशन हो सकता है इन फॉर्म ऑफ कमीशन, इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इन फॉर्म ऑफ वेजेस। तो किसी भी तरह का रेमुनरेशन लेने के लिए अगर एम्प्लॉय आपके पास आ रहा है और आपके पास काम कर रहा है, तो वहां पे उसका ध्यान रखा जाए कि जो कॉम्पिटिटिव जितना वो डिजर्व करता है उतना आप उसको सैलरी प्रोवाइड करो या वेजेस प्रोवाइड करो। द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, तो वहां पे सारी चीजें देखने पड़ती। द वेजेस शुड एनकरेज द वर्कर्स टू वर्क मोर एंड बेटर। तो ऑब्वियस है भाई, क्योंकि सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव के लिए अचीव करने के लिए काम कर रहा है हर इंसान, बट उसके खुद के अपने भी ऑब्जेक्टिव, उसके खुद के अपने भी गोल है, तो उसका गोल सब कुछ डिपेंड करता है उसकी सैलरी एंड वेजेस के ऊपर। इज इट? तो ये बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े बच्चा, तो हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जब हम बोलते हैं भाई जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, इन दी हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर्स हैं या जो मेन पावर्स है अगर वो सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ही रहती है, रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस को या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा कि भाई पावर्स जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होंगी। एंड व्हेन इट कम्स टू व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? जहां पे आप ऑथोरिटीज को जो वो क्या करते हो? शेयर करते हो। ऑथोरिटीज को आप क्लासिफाइड करते हो और वहां पर मिडिल एंड लोअर लेवल के पास भी ऑथोरिटीज होती हैं। तो ऐसे ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इज इट? इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इन फ्यू हैंड्स at top level, and decentralization means evenly distribution of power at every level of management. Both should be balanced as no organizations can be completely centralized or completely decentralized. तो इसमें सबसे मेजर पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है कि हमेशा ध्यान रखिएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइजेशन वर्क करेगा, आप बोलोगे नहीं सर। सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन वर्क करेगा, नहीं सर। तो दोनों बैलेंस होना चाहिए। कुछ चीजें जैसे पॉलिसीज वगैरह वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल बनाएगा, बट अगर प्लानिंग हो रही है तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट जो है वो लोअर एंड मिडिल लेवल का भी होना चाहिए। तो डिपेंड करता है एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट। बट हाँ, दोनों ही तरह की रिक्वायरमेंट्स हमेशा होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का जो ऑप्शन है, ये जो सिस्टम है, इसको हम बैलेंस रखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दोनों को यूज करें। ओके, तो ये हमारा एक प्रिंसिपल था भाई। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, स्केलर चेन। अब स्केलर चेन का मतलब क्या है बच्चा? द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा कि स्केलर चेन होता क्या है? स्केलर चेन का मतलब होता है हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है बच्चा? कि पहले टॉप लेवल पे 3 लोग हैं, उनके अंडर में डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, उनके अंडर में सिंपल सी बात है भाई डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, और डिफरेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर मान लो फिर वर्कर्स हैं। इज इट? तो ये जो हायरार्की आपको पूरा दिख रहा है, यानी कि भाई स्टार्टिंग हुआ एक ओनर से, इसके अंडर में भाई मान लेते हैं 5 डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, ठीक है? तो ये A B C D 4, उसके बाद इसमें डिफरेंट दो मैनेजर्स हैं सब जगह, तो ये दो मैनेजर्स हो गए।
एंड एक एक मैनेजर्स के अंडर में भाई तीन तीन एग्जीक्यूटिव है। कितने कितने बचा? तीन तीन एग्जीक्यूटिव है। इज इट? तो ये तीन तीन एग्जीक्यूटिव हो गए। ठीक है, चलो। तो ये जो आपने समझा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसे इसको बोला था स्केलर चेन। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्केलर चेन एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्केलर चेन का मतलब होता है बच्चा पूरा स्ट्रक्चर, पूरी हायरार्की फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट पर्सन जो काम कर रहा है, इसके बीच की जो भी हायरार्की है ना, इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्केलर चेन। बट जब आप स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक पर्सन के अंडर में कितने लोग अवेलेबल। तो इस छोटे से स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी वी कैन से दैट इन स्केलर चेन देयर आर वेरियस ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। इज इट? एक स्केलर चेन के अंदर बहुत सारे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, बट वी कैन नॉट सी दैट कि भाई एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर देयर आर वेरियस स्केलर चेन। इज इट? तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत होगा। तो स्केलर चेन का मतलब क्या भाई, कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बना के रखना है जो रिप्रेजेंट करे कि भाई स्टार्टिंग में कौन है, एंड में कौन है, ये पूरी चीज। यानी दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड, बट इन इमरजेंसी एम्प्लॉय एट द सेम लेवल कॉन्टेक्ट थ्रू गैंग प्लैंक। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो चैनलाइज है, एक स्ट्रक्चर अगर बना दिया गया, तो इसी स्ट्रक्चर में आप सबको अपने अपने ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। ये वाला रिपोर्ट इसको करेगा, ये वाला रिपोर्ट इसको करेगा, ये वाला रिपोर्ट इसको करेगा। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, यहाँ पे अगर वर्कर्स को डायरेक्टली अगर सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बात पहुंचानी है, तो वो जाके बता सकते हैं। एंड इस प्रोसेस को, यानी स्केलर चेन को ब्रेक करने को अगर बोला जाए, स्केलर चेन ब्रेक कब होता है, और जब ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो गैंग प्लैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैंग प्लैंक। ओके, तो अच्छा, ये प्रिंसिपल था विच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द हेनरी फिल्स। ऑर्डर, तो ऑर्डर मतलब अच्छा यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पर ऑर्डर देना यानी कि इंस्ट्रक्शंस देना एंड ऑल। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये कि हर एक चीज प्रॉपर सिस्टमेटिक होना। अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर सीट होना। अगर कोई काम कर रहा है जैसे कोई पर्सन, तो उसको पता है कि भाई उसके पास ऑथोरिटी कहाँ से मिली, जिससे यूनिट ऑफ कमांड आ रहा है। एंड द थिंग कि आपको समझ जाए कि भाई इन्वेंट्री प्रोडक्शन का काम फैक्ट्री में हो रहा है, ऑफिशियल काम ऑफिस में हो रहा है। ऐसे तरीके से हर चीज का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए। अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क order to have a favorable work culture. The positive atmosphere in the workplace will boost more positive productivity. कि यानी हर चीज अगर सिस्टमेटिकली अवेलेबल होगी, जो भी चीजों की नीड होती है, जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो कंपनी प्रोवाइड करती है, तो जो एम्प्लॉइज है उनका मोटिवेशन बूस्ट होता है एंड वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं बाय यूजिंग दी मिनिमम रिसोर्सेज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट मतलब इन द सेंस नेक्स्ट प्रिंसिपल इक्विटी। तो इक्विटी मतलब बच्चा यहाँ पर एकता है। इक्विटी मतलब क्या है? एकता। तो हेनरी फिल्स चाहते थे कि भाई, ये बोलते थे कि मैनेजमेंट के अंदर जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अगर हम बात करें सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई मेल फीमेल दोनों वर्क करेंगे। तो इस सिनेरियो में आपको समझना है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। कि भाई अगर कोई सपोज सुपीरियर मुस्लिम है, तो वो किसी मुस्लिम को ही सपोर्ट कर रहा है, अपनी टीम में उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। कोई अगर नॉन मुस्लिम है तो वो उसको कर रहा है। तो ऐसे कल्चर पे वर्क करना डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर लाइक हैनीफिल्स कहते थे कि भाई एकता होना चाहिए, यानी इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब सबको एक समान देखना, इंस्टेड ऑफ कि भाई हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को लेकर के। तो ऐसा अवॉइड करना है हमें। यानी कि द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन लाइक रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और बेसिस यूनिटी ऑफ कमांड, इन सब बेसिस पे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सभी को एक जैसा देखना चाहिए। एंड चाहे वो रिकॉग्निशन की बात हो, चाहे वर्कलोड की बात हो, चाहे किसी भी तरह से बातचीत करने की बात हो, बट स्टिल डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर ऐसा कभी भी किसी केस स्टडी में दिखता है और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, तो योर आंसर विल बी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी व्हिच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द हेनरी फ्यूल्स। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है बच्चा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। तो ऑब्वियस है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो आपके माइंड में क्या थॉट आएगा? आपके माइंड में थॉट आएगा कि यार पर्सन में जो है ना, अपने आप में कहीं ना कहीं सिक्योर फील करना चाहिए। उनको जॉब जाने का डर रहेगा, तो वो कभी भी उतना आउटपुट जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। अगर वो स्टेबिलिटी फील करते होंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से आपके लिए वर्क करेंगे। यानी आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द रिजर्व प्रोसीजर, द सिलेक्टेड पर्सन शुड बी कैप्ड एट द पोस्ट फॉर द मिनिमम पीरियड डिसाइडेड टू शो रिजल्ट्स। ऐसा नहीं कि बच्चा आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, आपने उसको हटा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर उसको टाइम दो, स्टेबिलिटी दो, एंड स्टेबिलिटी होगी तो वो ज्यादा अच्छे से आपको परफॉर्म करके देगा। इट? तो ये प्रिंसिपल से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले मैनेजमेंट के अंदर। देन आ रहा है बच्चा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यानी इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि ऑल दो मैनेजमेंट के अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनमें से हमें बोला जाता है कि सपोज कोई भी एक पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसको एक ऑप्शन देने चाहिए जहां पे उसके इनिशिएटिव को भी कंसिडर किया जा सके, या उसके पास ऑप्शन हो कि वो भी इनिशिएटिव ले पाए। वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ self motivation is thinking out and executing the plan. So basically yes, we have it,
लाइक हमें कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां पर हम उनको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो अगर कहीं पर उनको लगता है कि वो इनिशिएटिव लेके चीजें ठीक कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं, हम उनको वो ऑप्शन दें, वो हम उनको वो प्रायोरिटीज दें। इज इट? नेक्स्ट हमारा एंड द लास्ट प्रिंसिपल बच्चा एसपीडी कॉप्स की भाई मैनेजमेंट में प्रॉपर रिकॉग्निशन होना चाहिए। इज इट? प्रॉपर रिकॉग्निशन होना चाहिए एंड द थिंग्स कि भाई टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द पीपल्स, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम वर्क, यानी प्रॉपर रिकॉग्निशन। स्पिरिट कॉप्स का मतलब एक तरह से क्या है कि आप अगर कभी भी किसी टीम का, किसी भी पर्सन का जो मोटिवेशन है वो थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको रिकॉग्नाइज करो, आप प्रॉपर हार्मनी मेंटेन करके रखो, एक प्रॉपर टीम स्पिरिट को आप प्रमोट करो, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट को कभी भी इंडिविजुअल गोल नहीं बोला गया। अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछने के लिए बोलूं तो हमने डेफिनेशन में क्लियरली पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस in which various individuals work together with the aim of achieving the goal of बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ये वाला थॉट अगर आपको क्लियर है तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा यहाँ पर मैनेजमेंट संभाल सकते हो और मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हो या मैनेजमेंट से ज्यादा बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। तो ये सारे जो प्रिंसिपल थे बच्चा आपने यहाँ पर हमारे साथ में 14 प्रिंसिपल डिस्कस किए एंड दिस 14 प्रिंसिपल इज गिवन बाय दी हेनरी फ्यूल्स, जिनका पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस क्या देखा आपने कि मैनेजमेंट होना कैसा चाहिए, मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आप लोग को प्रोवाइड करनी चाहिए एंड क्या क्या चीजों से आपको बचना चाहिए। इन सारी चीजों के अराउंड एंड अराउंड आपको वो सारी चीजें देखने मिली, यानी कि सारे प्रिंसिपल मिले। आई होप आप लोग को किसी भी प्रिंसिपल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। स्टिल अगर इफ यू फील कि कुछ भी प्रिंसिपल में आपको कुछ और एग्जांपल चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा एंड रेडी रहेगा फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो ऑल द बच्चा, अभी इन्हीं सारी बातों के साथ इस सेशन को यहाँ पर हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।